तो आज का हमारा जो टॉपिक है पॉलिटी का एक भाग केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो जो केंद्र राज्य संबंध हम आपने संविधान में पढ़ते हैं, इसका उल्लेख जो किया गया है हमारे संविधान में, वो संविधान के भाग 11 में है। ठीक है, संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 11 में है। और कहाँ से कहाँ तक है आपका? अनुच्छेद या आर्टिकल 245 से लेके 263 तक। ये तो बेसिक चीज़ें हैं हम जो पढ़ रहे हैं। क्या है आपका केंद्र राज्य संबंध? संविधान के किस भाग में है? भाग 11 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 245 से 263 तक। ठीक है, तो एक्चुअल में आपका केंद्र राज्य संबंध है क्या, इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो इसको हम कुछ भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि सबसे पहले केंद्र राज्य संबंध है क्या। ठीक है, सबसे पहले इसको समझेंगे कि ये है क्या, होता क्या केंद्र राज्य संबंध। दूसरी चीज़ हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि जो केंद्र राज्य संबंध में जो शक्तियों का हम बंटवारा करते हैं, उस वजह से क्या परेशानियां हैं राज्य को या केंद्र को। ठीक है, तो इसमें मतलब इन दोनों के बीच तनाव का कारण क्या है। ठीक है, तीसरी चीज़ कि इन तनावों को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या प्रयास किए गए हैं, यानी कि किन किन आयोगों का गठन किया गया है। क्योंकि पूछ लेता है आपके एग्ज़ाम में कि केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कौन सा आयोग है इनमें से। और लास्ट में जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि कौन से अनुच्छेद आपके इसके अंतर्गत दिए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। सारे नहीं, जो हमारे सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो केंद्र राज्य संबंध है क्या। देखिए, केंद्र राज्य संबंध होता क्या है, इस चीज़ को समझते हैं कि भैया देखिए, हमारे जो देश है भारत में कैसा शासन है आपका? संघीय शासन है, यूनियन है भारत, यानी कि केंद्र और राज्य का मिलकर एक संघ है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम यहाँ पर केंद्र राज्य मिलकर एक संघ बना रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि हम शक्तियाँ जो हैं किसके पास क्या क्या हम क्या दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं। जैसे एक एज इट इज़ हम परिवार में लेते हैं कि एक फैमिली है, वहाँ पर हम किस किस को क्या क्या काम बांट रहे हैं। आप देखिए, अगर कार्य को हमने ठीक तरीके से बांट लिया तो परिवार अच्छा चलेगा, कार्य अगर ठीक तरीके से नहीं बांटे तो फिर परिवार बेकार हो जाएगा। तो होता क्या है कि भाई हमारे यहाँ तो फेडरल सिस्टम यानी कि यूनियन सिस्टम है, तो यहाँ पर शक्तियों को लेकर थोड़ी सी दिक्कत रहती है। अब जैसे कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर क्या एकात्मक शासन है। ठीक है, जहाँ पर एकात्मक शासन है यानी कि वहाँ पे केंद्र है, वहाँ पे राज्यों की सरकार है ही नहीं, तो वहाँ पे तो दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि एक ही व्यक्ति है। अब एक ही है तो शक्तियाँ सारी की सारी उसके पास है। लेकिन जैसे कुछ देश हो गए, अमेरिका जैसा एक देश हो गया आपका, कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था ली है। आपका स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर संघीय शासन है। तो हर जगह अलग अलग चीज़ें हैं। अब जैसे स्विट्ज़रलैंड जैसा हम देख लें तो वहाँ पर क्या है कि पावर राज्यों के पास ज़्यादा है। ठीक है, अमेरिका देख लें, वहाँ पर भी शुरुआत में राज्यों के पास पावर ज़्यादा थी, लेकिन अभी क्या है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा बना हुआ है। लेकिन भारत है, भारत में केंद्र के पास पावर ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो, किसी देश की व्यवस्था कैसी होगी ये वहाँ के इतिहास और वहाँ के भौगोलिक आधार पर डिपेंड होता है। ठीक है, अब हर कोई चाहता है कि भैया मेरा परिवार बढ़िया रहे। शुरुआत में जैसे अभी आपने सोचा होगा कि भैया नौकरी में लग जाऊंगा तो मैं इसके लिए दूंगा, इसके लिए दूंगा, तो बहुत चीज़ें सोचता है आदमी। लेकिन धीरे धीरे आदमी को समझ में आ जाता है कि इतने पैसे से तो मेरा ही कुछ नहीं हो पा रहा है, तब वो थोड़ा सा क्या होने लग जाता है, चीज़ों को कट करने लगता है। तो फिर हम उस आदमी को क्या कहने लगते हैं कि ये आदमी बड़ा कड़क आदमी है। तो वैसे ही क्या होता है भारत में कि जब भारत में संविधान सभा बनी थी, संविधान के लिए, संविधान बनाने के लिए किसका निर्माण किया गया था? संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए थे तो यहाँ पर कुछ ब्रिटिशों के अधीन राज्य थे और कुछ रियासतें भी थी। अब भारत के पास ये था कि भैया हम सबको मिलाकर एक भारत का निर्माण करेंगे। तो जब हम भारत का निर्माण करेंगे तो हम हर किसी को पूरी की पूरी पावर वगैरह देंगे। अब लेकिन हुआ क्या कि
यहाँ पर जब सारी रियासत को मिलाया गया और शुरुआत में ये समझ रखी सबने कि हम पूरी की पूरी पावर लोगों को देंगे, लेकिन होता क्या है कि भाई मान लीजिए कि किसी परिवार में कोई बड़ा लड़का भेजा कहीं बाहर पढ़ने के लिए, और कुछ टाइम बाद खबर मिली कि ना बेटा तो बेटे का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा ठीक नहीं है, इधर उधर ज़्यादा मौज मस्ती मार रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि परिवार वालों द्वारा उसको या तो बुला लिया जाएगा या उससे भरोसा कम हो जाएगा। अब चलो उसके साथ तो नुकसान हुआ, लेकिन जो उसके छोटे भाई बहन हैं उसके साथ क्या होगा, उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट होगी, कहीं ये भी वैसा ना करें। तो एक की गलती फिर सबको भुगतनी पड़ती है। सेम चीज़ यहाँ पे कि संविधान सभा में सबसे पहले ये सोचा गया कि हम पावर का बंटवारा सबके में क्या करेंगे, समान रूप से करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि एक क्षेत्र की मांग बड़ी ज़ोरों से चल रही थी, पाकिस्तान अलग हो जाता है भारत से, सांप्रदायिकता के आधार पे हो गया था। अब भारत जब इतना बड़ा देश है तो यहाँ तो बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं, तो जाहिर सी बात है रियासतें भी बहुत ज़्यादा हैं। अब एक राजा थोड़े ना चाहेगा राजा बनने के लिए क्या जो उसका बेटा है वो राजा बनेगा, लेकिन अगर लोकतंत्र में देखा जाए तो उसे ऊपर जाने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। वो क्यों चाहेगा कि मैं लोकतंत्र में शामिल हूँ? तो जाहिर सी बात है अगर वो भारत में जुड़ रहा है तो विरोध ज़रूर करेगा। संविधान सभा वालों के सामने समस्या आई पाकिस्तान की, तो अब उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम शक्तियों को बंटवारा बराबर नहीं करेंगे, अब हमें केंद्र मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि दोबारा ऐसी गलती हमारे से ना हो। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। यानी कि राज्यों को छूट मिलेगी, वो तो इधर उधर निकल लेंगे या अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे, इसलिए उनके लिए संघ को मजबूत बना दिया ताकि वो अलग अलग ना हो सके। ये लाइन काफ़ी बार पूछ लेता है, क्या कहा जाता है यहाँ के लिए, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। तो ये तो है संघीय शासन या फिर केंद्र राज्य संबंध में कि हमारे यहाँ जो संघीय शासन है, हमारे यहाँ ज़्यादा पावर किसके पास है, केंद्र के पास है। इतना क्लियर हो गया। तो केंद्र के पास ज़्यादा पावर क्यों रही होगी ये भी क्लियर है, क्योंकि भैया राज्यों का भरोसा नहीं है, टूट जाएंगे, इसलिए केंद्र के पास ज़्यादा पावर दे दी गई। तो जब अब होता क्या है कि फिर बात वही आ जाती है कि भाई बड़े बेटे के चक्कर में बाकियों का नुकसान हो गया, तो वो भी कहते हैं कि भाई हमें बाहर जाना, उनको बाहर जाने नहीं दिया जाता, तो वो भी तो विरोध करेंगे। अब इसमें उसके बाद जो आर्टिकल डाले गए, आर्टिकल आज भी ऐसे हैं कि जिसमें दिखता है कि केंद्र को हमें ज़्यादा पावर दे रखी है। तो उस वजह से क्या होता है, कुछ तनाव होते हैं, उससे क्या होगा, कुछ तनाव होंगे। तो तनाव का कारण क्या है इसमें, इसको भी जान लेते हैं कि तनाव आखिर में ऐसा है क्या, क्यों राज्य मांग उठा रहे हैं कि हमें थोड़ी ज़्यादा पावर दो। ठीक है, तो तनाव का देखिए बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण आपका है राज्यपाल। तनाव के बहुत सारे कारणों में एक प्रमुख कारण क्या हो गया, राज्यपाल, जो गवर्नर होता है। अब देखिए गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान क्या है कि इसको कौन, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब राष्ट्रपति को कौन नियुक्त कर रहा है, भाई राष्ट्रपति बन कौन रहा है, भाई जिस सरकार की मेजॉरिटी ज़्यादा है संसद में उसी का ही राष्ट्रपति बन रहा है। तो लगता है कि थोड़ा बहुत उसके लिए अपनी पार्टी के लिए कुछ ना कुछ करने की चाह होगी। अब हमारे संविधान में इसीलिए राष्ट्रपति की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, वो राज्यपाल की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, वो राष्ट्रपति की सलाह या उसके परामर्श पर बनता है। यानी कि हम कहते हैं ना कि उसके प्रसाद पर्यंत बनता है वो। तो जब किसी व्यक्ति को हमने कोई प्रॉपर तरीके से नहीं बिठाया तो उसको प्रॉपर तरीके से हटाने का भी प्रावधान नहीं होगा हमारे पास। इसलिए पूछा जाता है कि इसको हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। राज्यपाल एक ऐसा पद है, क्योंकि उसको बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, इसलिए हटाने की प्रक्रिया में। ठीक है, अब जैसे आपके होता है ना कि आपके दोस्त लोग होंगे, दोस्त आज बना कल चले गए, कोई दिक्कत है, कोई प्रक्रिया निभाई थी कि भैया ये मेरा दोस्त बने, चलो आज थोड़ा बहुत हवन पूजन करते हैं। लेकिन अगर मान लो आपकी शादी हो गई, तो जब शादी होगी तो एक पूरी प्रक्रिया होगी, पूरा समाज उस प्रक्रिया में शामिल होगा। तो जब किसी को लाने की प्रक्रिया है तो उसको हटाने की भी प्रक्रिया होती है, उसको आसानी से छोड़ भी नहीं सकते हो। तो ये चीज़ें समझिए कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर रहा है, तो इसलिए इसको हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख भी नहीं है। अब देखो ये राज्यपाल, राज्यों के लिए क्या समस्या है कि राज्यपाल राज्य में केंद्र का एक एजेंट होता है। अब जिस प्रकार से केंद्र में सरकार बनी हुई है वैसे राज्य में भी सरकार बनी हुई है। अब राज्य सरकार के पास भी बहुत सारे क्या हैं, विषय हैं जिस पर वो कानून बना सकती है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल के पास एक पावर है, कौन सी पावर है, वो है आपके अनुच्छेद 200 में, आर्टिकल 200 में एक पावर है
कि अगर किसी राज्य में कोई विधेयक पास हो रहा है, तो जैसे देश में संसद में बात करें, कोई भी विधेयक या कानून बनेगा या अधिनियम बनेगा तो साइन होने के लिए जाएगा राष्ट्रपति के पास। जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे तब तक वो कानून अधिनियम नहीं बन सकता है। वैसे ही राज्य के अंदर क्या है, जैसे ही कोई विधेयक पास होगा और राज्यपाल के पास जाएगा तो साइन करेगा तभी बनेगा। अब ऐसे में होता क्या है कि राज्यपाल के पास एक पावर है 200 के अंतर्गत कि कोई विधेयक पास होकर राज्यपाल के पास साइन होने के लिए आया तो वो इस आर्टिकल के तहत ये कह सकता है कि मैं इसको राष्ट्रपति के सोचने हेतु क्या रख सकता हूँ, सुरक्षित रख सकता हूँ। अब राष्ट्रपति इस पर कितने समय तक सोचेगा, इस प्रक्रिया का उल्लेख हमारे संविधान में है नहीं। कई ऐसे विधेयक हैं राज्यों के जो 10-10, 15-15 सालों से लंबित पड़े हुए, तब तक तो सरकारें कितनी चेंज हो जाएंगी, तो एक तरीके से वो कानून कभी बन ही नहीं पाया। भाई जैसे राज्य की सरकार भी तो भाई अपना चुनाव लड़के बनी है, उसके पास भी तो पावर है, लेकिन यहाँ पे परेशानी कौन खड़ी कर रहा है, राज्यपाल खड़ी कर रहा है। इसलिए सबसे बड़ी समस्या कौन हो गई, राज्यपाल हो गया एक समस्या। दूसरी चीज़, राज्यपाल के पास एक और पावर होती है आपका आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356। 356 क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल राज्यों में लगता है। अब राष्ट्रपति शासन के तहत मान लीजिए किसी राज्य में सरकार ठीक से चल नहीं रही तो राज्यपाल एक लेटर लिखेगा राष्ट्रपति को कि यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, आप यहाँ पर क्या इमरजेंसी लगा दो। तो जो इमरजेंसी ऐसी कंडीशन में लगती है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अब इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठा लिया जाता है और शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया। भाई इमरजेंसी सोच सकते हैं, अभी तक भारत में 121 बार इमरजेंसी लग चुकी है और सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में लगी है, इंदिरा गांधी 49, एक बस बच गई। अब इतने इमरजेंसी लग रही है तो इसका मतलब ये है नहीं, काफ़ी बार अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ लग रहा है वो क्या कर दे रहे हैं कि भैया मान लो केंद्र में अपनी सरकार है, किसी भी पार्टी की सरकार है, राज्य में अपनी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो लगा दो इमरजेंसी। शुरुआत में ऐसा बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक केस होता है आपका 1994 में, 1994 में एक केस होता है SR बोम्मई केस। SR बोम्मई केस बनाम संघ एक केस होता है, 1994 का ये केस रहता है। ये SR बोम्मई थे कौन, ये थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री। इनका एक फ़ोन टेपिंग का मामला सामने आ जाता है। अब उस चक्कर में थोड़ा विरोध होता है तो राज्यपाल तुरंत बोल देता है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाओ, और केंद्र सरकार तुरंत यहाँ क्या कर लेती है, राष्ट्रपति शासन लगाती है। भाई फ़ोन टैपिंग का मामला था ना। अब राज्यपाल को ये अधिकार है कि वो ये बोले कि पहले अपना बहुमत क्या करो, आप यहाँ पे साबित करो। हाँ, अगर जो आपका मुख्यमंत्री वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पा रहा है तब तो लगाओ आप राष्ट्रपति शासन, आपने बहुमत का मौका ही नहीं दिया। तो ये केस जाता है कहाँ पे, आपका न्यायपालिका में। तब न्यायपालिका यहाँ पे आदेश देती है, तब से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना कम हो जाता है। उसके बाद से थोड़ा टाइट माहौल हुआ, लेकिन उससे पहले तो इतने ज़्यादा, खुद सोचिए इंदिरा गांधी 49 बार राष्ट्रपति शासन लगा दी, तो खुद सोच सकते हैं आप। तो इसलिए आर्टिकल 356 भी राज्यों के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। तीसरी चीज़ क्या होती है, वित्त का आवंटन। वित्त आप समझते होंगे, फाइनेंस। वित्त का आवंटन, जाहिर सी बात है बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो केंद्र पर निर्भर हैं, ठीक है। अब जो पैसा आएगा वो केंद्र के पास जाएगा, राज्य के पास जाएगा, उसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। तो जब कर लगाती है सरकार तो कर होता क्या है कि वो बंटवारा होता है, थोड़ा राज्य के पास जाएगा और थोड़ा किसके पास जाएगा, केंद्र के पास जाएगा। केंद्र को भी ये बड़े अच्छे से पता है, इसलिए केंद्र को जब भी थोड़ा इनकम का सोर्स ज़्यादा चाहिए होता है तो वो कर टैक्स नहीं लगाएगी, वो लगाती है आपका सरचार्ज, जिसको आप क्या कहते हैं, अधिभार कहते हैं। इससे ये ऋण पर ऋण की वसूली होती है, सरचार्ज। ऋण पर ऋण की वसूली को क्या कहा जाता है, सरचार्ज कहा जाता है। अब क्या होता है कि जो सरचार्ज से पैसा कलेक्ट होता है वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार के पास जाता है, तो राज्य के पास तो कुछ मिला ही नहीं। इसलिए जो राज्य की सरकार है वो विरोध करती है वित्त का आवंटन। एक दूसरी चीज़ हो गई, एक और विरोध का कारण है, वो है आपका योजना आयोग, जो अब किस नाम से जाना जाता है, नीति आयोग। योजना आयोग पढ़ा होगा आपने, कब हुआ था इसका गठन, 1950 को आपका योजना आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। अब योजना आयोग 15 मार्च 1950 याद रखिएगा डेट। तो जो योजना आयोग है
योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होगा, यानी कि पदेन प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके गुलजारी लाल नंदा। ये अभी पूछा गया था किसी एग्ज़ाम में। इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। 2014 में आपके सरकार आती है मोदी जी की, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट आती है। वो कहती है कि योजना आयोग ठीक नहीं है, अब इसकी जगह हम एक नया आयोग ला रहे हैं। कौन सा? नीति आयोग। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। तो आपका 1 जनवरी 2015 को क्या बनता है? आपका नीति आयोग, योजना आयोग ख़त्म हो जाता है। इसके जो पहले उपाध्यक्ष, देखो अध्यक्ष तो वही होगा, कौन? प्रधानमंत्री। पहले उपाध्यक्ष कौन थे इसके? उनका नाम लिखिएगा अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। ठीक है। कभी आपसे योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष पूछ लें, जो योजना आयोग आपका 2015 तक चला, आपका 2014 लास्ट ईयर इसका रहा, उसमें पूछ ले तो मोंटेक सिंह आहलूवालिया इसके लास्ट उपाध्यक्ष रहे। ठीक है। अब देखो योजना आयोग की बात करें या नीति आयोग की बात करें, ये क्या राज्यों के लिए परेशानी का सबब है, तो इसके बारे में समझते हैं हम। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 282। ठीक है, संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 282, जो विवेकाधीन अनुदान की बात करता है। यानी कि विवेकाधीन, जहाँ लग रहा है वहाँ हम पैसा दें, तो उसको कहते हैं विवेकाधीन अनुदान। तो उस विवेकाधीन अनुदान के लिए जो आयोग बनाया गया वो योजना आयोग है। देखो ये संविधान में नहीं है इस आयोग का वर्णन, ना ही वैधानिक आयोग है, ये सरकार ने बना रखा है। तो याद रखना, ये संवैधानिक आयोग नहीं है, ना ही वैधानिक आयोग है। लेकिन जो अनुच्छेद 282 के तहत अनुदान दिया जाता है, वो योजना आयोग इसकी सलाह देता है किसको देना है। अब नीति आयोग इसकी सलाह देता है। अब राज्यों का कहना यह है कि जिस राज्य में, केंद्र में मान लीजिए कोई सरकार है, राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है, उनको अनुदान कम मिलता है, तो कहते हैं कि ये निष्पक्ष नहीं है, यानी कि अनुदान वहाँ दे रहा है जहाँ उनकी अपनी सरकारें हमें नहीं मिल पा रही। तो एक परेशानी का कारण ये भी है कि आपका अनुच्छेद 282 और एक आपका कौन सा हो गया? नीति आयोग, कि भैया इसको ख़त्म करो, इसकी जगह पे कोई ठीक ठाक परिषद बनाओ। तीसरी चीज़, आर्टिकल 312 एक परेशानी का सबब ये भी होता है। ठीक है, एक तनाव का कारण आपका आर्टिकल 312 भी है। 312 क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं। अब अखिल भारतीय सेवाएं, आपने IAS नाम सुना होगा, IPS सुना होगा, IRS सुना होगा। अब इनकी नियुक्ति कौन करवाता है? केंद्र करवाता है। पेपर केंद्र करवाएगा, लेकिन ये सेलेक्ट कहाँ होते हैं? अब IAS आ कर रहा है, किसी ज़िले का DM बन रहा है। देखो बाद में तो केंद्र के लिए काम करते हैं, लेकिन शुरुआत में तो राज्य के लिए काम कर रहे हैं। नियुक्ति किसने दी है? केंद्र ने दी है। काम कहाँ कर रहा है? राज्य में कर रहा है। तो आपने काफ़ी पिक्चरों में देखा होगा ना, जब एक मंत्री किसी अधिकारी को डांट रहा होता है तो कहता है कि क्या कर लोगे तुम मेरा, ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हो, सस्पेंड तो नहीं कर सकते हो। अब राज्य सरकार का यही कहना है कि आपने हम पर ये अधिकारी थोप दिए हैं, अब सरकार चाहती है कि ये हमारे हिसाब से काम करे। अब ऐसा में ये होगा ना कि भैया किसी राज्य में अगर दूसरी पार्टी की सरकार बन गई तो केंद्र सरकार वहाँ पे कुछ नए चुनिंदा उसने भेज दिए। अब वो क्या कर रहे हैं कि राज्य की सरकार के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहे हैं। तो राज्य सरकार चाहती है कि इन पर हमारा नियंत्रण रहे, लेकिन ये डरते ही नहीं है। डरेंगे क्यों? क्योंकि ये राज्य सरकार इनको सस्पेंड ही नहीं कर सकती है। तो राज्य सरकार का कहना है कि हम जो पीछे से एग्ज़ाम कराते हैं यहीं से हम अधिकारी ले लेंगे, हमें इसकी ज़रूरत है नहीं। तो इसीलिए जो ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इसकी वजह से भी राज्यों को बड़ा तनाव रहता है। इसके अलावा संचार हो गया, जो संचार है, दूर संचार है, ये किसके अधीन होता है? केंद्र सरकार के अधीन होता है। तो सारी न्यूज़ केंद्र सरकार, अब तो चलो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, फ़ोन हैं, आपका बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, लेकिन आप शुरुआती स्तर पे देखो एक ही चैनल आता था, दूरदर्शन। अब दूरदर्शन में सारी न्यूज़ें चल रही हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार का कुछ चल ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। तो उनको भी तो दिक्कत होगी, भैया हमारे लिए क्या है। तो ये कुछ कारण थे जिस वजह से केंद्र राज्य संबंध थोड़े तनावपूर्वक थे, और बार बार इनकी क्या उठाई गई? मांगे उठाई गई कि इनको ठीक कीजिए। तो फिर क्या होता है? इनके लिए कुछ कुछ आयोगों का गठन होता है। ठीक है, क्या किया गया? आयोगों का गठन हो। देखो आयोगों का गठन कब होगा? जब
केंद्र में थोड़ा गठबंधन की सरकार होगी या ऐसी सरकार होगी जो इन मुद्दों से थोड़ा ध्यान दे। अब शुरुआतों की बात करें, हम शुरुआती स्तर पे बात करें कि जो हम यहाँ पे आयोग का गठन शुरुआती स्तर पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। शुरुआती स्तर पे क्यों ऐसा नहीं हुआ कि जब भारत के जब आंदोलन चल रहे थे वहाँ पर एक ही बात हम उठा रहे थे, राष्ट्रवाद। वहाँ पे हर कोई मुद्दे नहीं थे, कोई ये नहीं कर रहा था हमें ये राज्य चाहिए वो राज्य, ऐसी कोई बात ही नहीं होती, एक ही बात हो रही थी, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवादी विचारधारा हमारे यहाँ ज़्यादा क्या हुई, फेमस हुई। भारत आज़ाद होता है तो भारत में बनती है कांग्रेस की सरकार, केंद्र की सरकार भी कांग्रेस की, राज्य की सरकार भी किसकी, कांग्रेस की। तो कौन विरोध करेगा। तो जब भारत शुरुआत में आज़ाद हुआ तो कोई ऐसा मांग ही नहीं उठती। तो एक आयोग का गठन करते हैं, उसका नाम आयोग तो नहीं है, एक परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हो जाता है 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, बट ये अभी मांग ही नहीं उठ रही। मांग कब उठेगी, जब विरोध होगा, जब बोलेंगे कि यहाँ पर जो अनुच्छेद है इनको ठीक करें हमारे लिए। अभी तो ऐसा हुआ ही नहीं। कुछ टाइम बाद जाके केरल में एक सरकार बनती है, वामपंथी लेफ्टिस्ट सरकार बनती है। तो केरल के हाल पता होंगे आपको कि सबसे ज़्यादा जो आपके राष्ट्रपति शासन लगा है वो उत्तर प्रदेश और केरल बोला जाता है। तो वहाँ लगने का कारण क्या था, क्योंकि वहाँ अपनी सरकार ही नहीं थी। तो शुरुआत में जो आपका, जब तक जवाहरलाल नेहरू जी रहे तब तक एकात्मक ही शासन रहा कि पूरी मेजोरिटी में कांग्रेस जीतती थी, राज्यों में भी आपके कांग्रेस की सरकार है तो कोई मुद्दे उठे ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे आपके पंजाब हो गया, उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ अलग अलग यानी गैर कांग्रेसी सरकार बनने लगी। तो तब उनको आने लगी दिक्कत, तब उन्होंने ये मुद्दे उठाने शुरू किए। तो आपके जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होती है उसके बाद आपकी जो प्रधानमंत्री फिर इंदिरा गांधी जी भी आती हैं। तो जब इंदिरा गांधी जी का जो शासन टोल मटोल होने लगता है तब पहली बार जो आपका मोरारजी देसाई सामने आते हैं। कौन सामने आते हैं, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन होता है, प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसको ARC हम कह रहे हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग। तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इस आयोग का क्या हो जाता है, गठन हो जाता है। अब देखो इसका जो गठन हुआ था ये होता है आपका 1966 में, 1966 में किसका गठन हो गया था आपका, प्रशासनिक सुधार आयोग का। किसकी अध्यक्षता में, मोरारजी देसाई। लेकिन 67 में मोरारजी देसाई क्या बन जाते हैं, आपके उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो तब इसके जो अध्यक्ष बनाया गया वो किसे बनाया गया, हनुमथैया को बनाया जाता है। तो ये याद रखना, मतलब 66 में बन गया था, काम तो इसने 67 से शुरू किया क्योंकि मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री बन गए थे। जब तक इंदिरा गांधी जी हैं तब तक तो कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। लेकिन जब मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री बन गए, इसके अध्यक्ष इसको बना दिया गया, हनुमथैया को बना दिया गया। तो इन्होंने कुछ सिफारिश, देखो सिफारिशें बहुत सारी दी थी, सारी की सारी तो हमें नहीं पढ़नी है। अब देखो प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हो रहा है, 1966 में हो रहा है। और ये अपनी जो रिपोर्ट सौंप रहा है वो कब सौंप रहा है, 1969 में। तो इसने जो सिफारिशें दी थी उस सिफारिशों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसने कही थी वो कही थी अंतर्राज्य परिषद का गठन कीजिए। किसका गठन, अंतर्राज्य परिषद, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 263 में है। ठीक है, आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल जिसको कहा जाता है कि अगर केंद्र और राज्यों के बीच में, सेंटर स्टेट के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई ऐसी काउंसिल होनी चाहिए जो बीच में क्या करे, सुलह करे, उस पर निर्णय करे। एक जो प्रमुख चीज़ें इन्होंने बोली थी। दूसरी एक और चीज़ इसने बोली थी, एक्चुअल में हुआ क्या था कि एक बार केरल रहता है, जो केरल में कुछ केंद्र सरकारी कर्मचारी हड़ताल में बैठ जाते हैं। अब केंद्र सरकार कहती है कि भैया इनको आप क्या कीजिए, हटाइए, यानी कि पुलिस वगैरह भेजें। लेकिन जो केरल की सरकार रहती है वहाँ पुलिस नहीं भेजती। अब किसी राज्य में वहाँ की लोक व्यवस्था जो होती है, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर होता है, ये राज्य सूची का विषय, यानी कि राज्य ही इस पर काम करेगा।
तो जब ये बात हुई नहीं, पुलिस वहाँ भेजी नहीं, तो केंद्र सरकार ने क्या किया, वहाँ पे अर्धसैनिक बल भेज दिए। जैसे आपने CISF वगैरह सुना होगा, अर्धसैनिक बल भेज दिए। इस वजह से मुद्दा उठ गया कि भैया आप बिना हमारी मर्जी के अर्धसैनिक बल एकदम से तैनात कर दे रहे हो, ये भी तनाव का ही कारण है। तो उन्होंने बोला कि भैया आप राज्य की सलाह के बिना मत भेजिए अर्धसैनिक बल को, ऐसे सुझाव इन्होंने भेजे, बोले। और जो राज्यपाल चुना जाए वो राज्यपाल गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, यानी कि किसी पार्टी का ना हो, उसको कोई पार्टी का सदस्य ना हो, अनुभवी व्यक्ति हो, अनुभव हो उसको, और वो किसी पार्टी का सदस्य ना हो। उससे क्या होगा, वो निष्पक्ष होगा। तो ये एक सुझाव कौन देता है, ARC। लेकिन मोरारजी देसाई, इसके बाद इंदिरा गांधी जी दोबारा आ जाती हैं। अब जब दोबारा आ जाती हैं तो जाहिर सी बात है, इस पर क्या विचार हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि भाई भारत में लगती है इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी से लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए फिर क्या होता है, अलग सरकार बनती है। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है 1977 में। 1977 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, 1977 में। ठीक है, ठीक है। उससे पहले एक आयोग का गठन एक सरकार कर चुकी थी, यानी कि एक स्टेट वाले कर चुके थे। उसका नाम लिखिएगा। इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ हम और पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक आपने पार्टी का नाम सुना होगा, DMK पार्टी। कौन सी पार्टी, DMK पार्टी। कहाँ है ये पार्टी आपके, तमिलनाडु में आपने इसका नाम सुना होगा। ये एक क्या करते हैं, एक समिति का गठन करते हैं। समिति का नाम रहता है राजमन्नार समिति। किस समिति का गठन कर देते हैं, राजमन्नार समिति। तो राजमन्नार समिति भी आपके केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ठीक है, इसमें 2 सदस्य और रहते हैं आपके, मुदालिया जी रहते हैं, एक चंद्रा रेड्डी जी रहते हैं। 3 लोग की एक समिति गठित हो जाती है। इस समिति का गठन कब होता है आपका, 1969 में इसका गठन हो जाता है। अब इसने भी जो सिफारिशें दी थी वो यही दी थी कि भैया एक तो आप अंतर्राज्य परिषद का गठन कीजिए, दूसरा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, यानी कि 12 अनुसूची हैं, और उनमें से एक अनुसूची है 7वीं अनुसूची। ठीक है, कौन सी अनुसूची, 7वीं अनुसूची। उसमें अवशिष्ट विषय एक रेसिड्यूरी लिस्ट होती है, जो वो किसके पास दी जाए, वो राज्यों के पास दी जाए। उसकी पावर किसको दी जाए, राज्यों के पास दी जाए। अभी केंद्र के पास है। ये मांगे उठाता है। एक प्रमुख मांग इसने उठाई जो आपका आर्टिकल 249 है, 249 है। अब एक्चुअल में हम अभी पढ़ेंगे कि हमने कुछ विषयों को बहुत भागों में बांटा है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में बांट दिया है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर राज्य ही कानून बना सकता है, केंद्र सूची के विषय में केंद्र ही कानून बना सकता है। लेकिन आर्टिकल 249 क्या कहता है कि जो राज्यसभा है, अब राज्यसभा क्या है, राज्यसभा से मिलकर संसद बन रही है, केंद्र की सरकार बन रही है। राज्यसभा चाहे, अगर राज्यसभा के 1/3 सदस्य ये बोल दें कि राज्य सूची के इस विषय पर हमें कानून बनाना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अपने तो हैं ही अलग, लेकिन हस्तक्षेप हो रहा है राज्य की सरकार में, इसलिए ये भी समस्या है। इस समस्या को उठाया राजमन्नार समिति ने। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार कोई ज़्यादा इस पर बातचीत हुई नहीं। फिर आपकी गैर कांग्रेसी सरकार बनती है 1977 में। उसके बाद थोड़ा टाइम तक ये सारी चीज़ें, ये बातें डिले ही होती रही। फिर आपका क्या होता है, जून 1983 में एक और आयोग का गठन होता है आपका। उस आयोग का नाम लिखिएगा, इसको मिटा दूँ, ठीक है। एक और आयोग का गठन होता है जून 1983 में, उसका नाम लिखना सरकारिया आयोग। उसका नाम लिखिएगा सरकारिया आयोग। तो एक आपके सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश हुए आपके कौन, रणजीत सिंह सरकारिया, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ आपका सरकारिया आयोग। कब होता है, 1983 में इसका गठन होता है।
ये अपनी रिपोर्ट कब सौंपती है? इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1989 में। बहुत टाइम लिया था इसने रिपोर्ट तैयार करने में। रिपोर्ट तैयार करने में टाइम लिया था, तो जिसने सुझाव सिफारिशें दी थी 247 सिफारिश देती है ये। अब सारी पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन उसमें भी ये वही मुद्दे उठाता है। एक अंतर्राज्यीय परिषद जिसका उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 263 में, उसका गठन किया जाए। दूसरी चीज़ है कि जो राज्यों के बीच में नदियों को लेकर विवाद होता है, और जब विवाद दो राज्यों के बीच में हो गया तो जाहिर सी बात है केंद्र को आना पड़ेगा। तो जो उसके लिए वो किसी परिषद का गठन करे 1 साल के अंदर ही कर दे, ठीक है। अर्धसैनिक जो बल किसी राज्य में अगर वो तैनात करता भी है तो उस राज्य से पूछकर, राज्यपाल अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहा है तो वो वहाँ के मुख्यमंत्री से पूछ ले, ऐसे ही नहीं ये सारी चीज़ें करे। तो ऐसे 247 सुझाव इसने दिए थे। तो 89 तक कंडीशन थोड़ी अलग हो चुकी थी, चेंज हो गया था माहौल। इंदिरा गांधी मर चुकी थी, राजीव गांधी की भी हत्या हो गई थी। तो फिर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव होता है भारत में। चुनाव होता है तो तब आपके यहाँ शुरू होता है 1990 का दौर, और यहाँ से भारत की राजनीति थोड़ा अलग तरीके से चलनी शुरू हो जाती है। अभी तक राजनीति कैसे चल रही थी कि केंद्र में एक मुक्त सरकार बन रही थी। पहली बार क्या होता है, एक जनता मोर्चा यहाँ पर, क्या जनता मोर्चा क्या था, जिसमें बहुत सारे दल एक साथ हो जाते हैं, बहुत सारे दल एक साथ हो जाते हैं, यानी कि गठबंधन की सरकार बनती है। यानी कि भारत की राजनीति में गठबंधन की सरकार बनना शुरू हो जाता है 1990 के दौर से। अब जब जनता ये चुनाव जीते तो कैसे जीते? इन्होंने 71 क्या रखे थे कि भैया 71 काम रखे थे, 71 कार्यक्रम थे इनके कि भैया हम इन पर काम करेंगे, आप हमें वोट दीजिए। अब पता है जो गठबंधन की सरकार है, अगर काम नहीं करेंगे तो कभी भी टूट जाएगी सरकार, तो डर रहता है, ऐसे में काम करना आदमी शुरू करता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मांग हो रही थी कौन सी? अंतर्राज्य परिषद की, इंटर स्टेट काउंसिल की जो मांग हो रही थी। अब गठबंधन की सरकार थी, इस वजह से ही 1990 में अंतर्राज्य परिषद का क्या हो जाता है? गठन हो जाता है। कब होता है? 28/5/1990, 28 मई 1990 को इंटर स्टेट काउंसिल का गठन हुआ था। आर्टिकल 263 में है इसका वर्णन। तो क्लियर है इस टाइम पे ही क्यों गठन होता है? गठबंधन की सरकार रहती।